हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश बख्शी की कहानी रक्तमुखी नीला। व्योमकेश ने अपने पैरों को एक टेबल पर रख दिया था और बेचैन होकर अपने पाँव को हिलाए जा रहा था। अखबार उसकी गोद में खुला हुआ था। इस मॉनसून की सुबह हम घर पर एक आलसी दिन बिता रहे थे। पिछले 4 दिन भी इसी तरह बीते थे। हम इस दिन को उसी तरह बिताकर उदास महसूस कर रहे थे। उसके पैरों की निरंतर हरकत उसके ध्यान को बाधित नहीं कर रही थी। वह अखबार पढ़ रहा था, मैं एक सिगरेट पी रहा था। हम दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन हम चुप कैसे रह सकते थे। बातें करने के लिए मैंने कहा, कोई खबर है? व्योमकेश ने बिना अखबार से आँख उठाए कहा, खबर गंभीर है। 2 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। 2 अपराधियों को रिहा कर दिया गया है, मैंने उम्मीद जताते हुए कहा। वे कौन हैं? एक तो शरद चंद्र की चरित्रहीन है, उसे कुछ सिनेमा हॉल में रिहा किया गया है। दूसरा है रामनाथ नेगी, उसे अलीपुर जेलों से रिहा किया गया। यह 10 दिन पुरानी खबर है और काल केतु ने इसे आज ही छापा। उसने कागज़ को निराशा से पलटा और उठ खड़ा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि वह इस समाचार की कमी के कारण धैर्य खो चुके थे। ऐसे बारिश वाले दिन में कोई मज़ेदार और गर्मा गर्म खबर न होना अन्याय था। मैंने पूछा, रामनाथ नेगी कौन है? व्योमकेश ने कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने खिड़की के बाहर एक सुस्त और गीले दिन की ओर देखा और कहा, नेगी कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है। कुछ साल पहले उसका नाम बड़े अक्षरों में अखबार में छपा था। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वह है कौन? वह एक चोर है। कोई छोटी मोटी चोरियां करने वाला नहीं, बल्कि एक जवाहरात चोर। वह बुद्धिमान के साथ साथ साहसी और निडर था। व्योमकेश ने अफसोस से आह किया। आजकल ऐसे महान अपराधी नहीं मिलते, मैंने व्यंग करते हुए कहा। ये तो हमारे देश की दुर्भाग्य है, लेकिन उसका नाम बड़े अक्षरों में क्यों छपा था? क्योंकि आखिरकार वह पकड़ा गया और अदालत में न्यायालय में पेश किया गया। व्योमकेश ने एक टीन से सिगरेट निकाली और सावधानी से जलाकर अपनी कुर्सी में आराम से बैठ गया और कहा, मुझे अभी भी वह घटनाएं याद है। हालांकि वह 10 साल पहले की बात है। मैंने अभी अभी अपना काम शुरू किया था। यह तब की बात है जब मैं आपसे मिला भी नहीं था। मैंने देखा कि हालांकि उसने सामान्य बातचीत शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे वो अतीत को याद करते हुए उत्साहित होता गया। मैंने सोचा कि एक उबाऊ, आलसी और बरसाती दिन पर एक दिलचस्प कहानी सुनना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं बोर हो जाऊं। इसीलिए मैंने कहा, मुझे कहानी सुनाओ। व्योमकेश ने कहा, कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला मेरे लिए एक रहस्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की और कुछ सफलता भी दिखाई, लेकिन असली चीज़ को नहीं ढूंढ पाई। असली चीज़ क्या थी? उस साल इस शहर कोलकाता में जवाहरात चोरी की अचानक लहर चली थी। आज जवाहरलाल हीरालाल लूटे गए। अगले दिन दत्त ज्वेलर्स में चोरी हो गई। 15 दिनों में कम से कम 5 बड़े दुकानों को लाखों रुपयों का बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। फिर महाराजा रामेंद्र सिन्हा के घर में एक चोरी हुई। मैं आपको बताकर आपकी जानकारी का अपमान नहीं करूंगा कि वो कौन है। बहुत कम बंगाली है जो उनके नाम से परिचित नहीं है। वह उतने ही दयालु है जितने धनी हैं। अब वो थोड़ी मुसीबत में है, लेकिन छोड़िए। वह कीमती पत्थरों के संग्रह करता थे। पत्थर उनकी घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में एक कांच के केस में प्रदर्शित थे। उस कमरे की लगातार और बहुत अच्छे से निगरानी की जा रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ चोरी हो गई। 2 सुरक्षा गार्ड बेहोश पाए गए और काफ़ी सारे गहने चोरी हो गए। महाराजा के संग्रह में एक नीला हीरा था। वह इस पत्थर को संजो कर रखते थे, क्योंकि वो मानते थे कि यह उनके लिए भाग्य लाता है। उन्होंने इसे एक अंगूठी में पहना हुआ था, लेकिन हाल ही में ये पत्थर ढीला हो गया था। इसीलिए उन्होंने इसे कमरे में रखा और एक ज्वेलर को बुलाने का सोच रहे थे ताकि इसे दूसरी अंगूठी में सेट कर सके। ये नीला हीरा भी चोरी हो गया।
मुझे नहीं पता कि आपको हीरो के बारे में कितना ज्ञान है, लेकिन नीले हीरे दुर्लभ और शानदार होते हैं। नीले हीरो का मूल्य केवल उनके वजन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे देश में विशेष रूप से उनके व्यक्ति के भाग्य को बदलने की शक्तियों के आधार पर होता है। नीला हीरा शनि ग्रह का पत्थर माना जाता है। ये सामान्य मान्यता है कि अगर कोई नीला हीरा पहने और यह व्यक्ति के लिए आनंददायक हो, वह गरीबी से अमीरी की ओर जा सकता है, और अगर यह व्यक्ति के लिए नहीं हो तो वह गरीब हो सकता है। नीले हीरे का प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है और यह व्यक्ति के लिए अनुकूल हो या न हो। इसीलिए इन नीले हीरो का मूल्य उनके वजन द्वारा निर्धारित नहीं होता। मैंने एक मारवाड़ी जेंटलमैन को एक छोटे से नीले हीरे के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते देखा है। मैं स्वभाव से अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी इस विशेष पत्थर की शक्तियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, जब यह हीरा उसके घर से चोरी हुआ तो महाराजा ने बहुत हंगामा किया। हालांकि उन्होंने हज़ारों रुपए के मूल्य के कीमती पत्थरों को खो दिया था। वह इस विशेष हीरे के लिए सबसे अधिक चिंतित थे। उन्होंने घोषणा की कि अगर चोर को नहीं पकड़ा गया मगर कोई उन्हें हीरा वापस दे दे तो वह उसे अच्छी तरह से इनाम देंगे। पुलिस ने बड़ी उत्साह के साथ जांच शुरू की। उन्होंने इस काम के लिए अपने जासूस निर्मल बाबू को भी लगाया। निर्मल बाबू तुम्हारे लिए अज्ञात है, लेकिन वह सच में बहुत बुद्धिमान है। मुझे भाग्य से उन्हें जानने का अवसर मिला। वह अब रिटायर हो चुके हैं। 7 दिनों के अंदर निर्मल बाबू ने सभी चोरी के गहने चोर से वापस ले लिए, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे रमानाथ नियोगी थे। हालांकि सभी पत्थर उसके घर की तलाशी लेने के बाद मिल गए, लेकिन नीला हीरा गायब था। बाद में रमानाथ को लंबी अदालत की सुनवाई के बाद 12 साल जेल भेजा गया, लेकिन तब भी हीरा नहीं मिला। रमानाथ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन महाराज रामेंद्र सिन्हा ने पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया ताकि वो अपना हीरा वापस पा सके। इस कदर की 3 महीने की सज़ा के बाद रमानाथ के सेल की तलाशी खुद निर्मल बाबू ने ली। पुलिस के जासूसों ने, जो कैदियों के भेष में थे, बताया कि उन्होंने रमानाथ के पास वो पत्थर देखा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस समय रमानाथ अलीपुर जेल में था, लेकिन उस छोटे से सेल में हीरा कहाँ छिपा था, ये एक वास्तविक रहस्य था। पुलिस ने धीरे धीरे तलाशी छोड़ दी। ब्योमकेश कुछ मिनटों के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने अपने आप से कहा, अजीब समस्या है। कोई कैदी एक इलायची के दाने जितना बड़ा पत्थर कहाँ छिपा सकता है? अगर मैं इस केस की जांच कर रहा होता तो शायद मैंने इसे ढूंढ लिया होता और इनाम भी जीत लिया होता। व्योमकेश की एकाकी सोच के बीच में हमने बाहर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनी। मैं बैठ गया। वो कोई मुवक्किल होगा व्योमकेश। व्योमकेश ने ध्यान से सुना और कहा, बूढ़ा आदमी, महंगे जूते, ये बारिश के दिन भी सुने जा सकते हैं। शायद वह गाड़ियों में घूमता है, तो वह अमीर है। वह थोड़ा लंगड़ाता है। अचानक एक उत्साहित स्वर में व्योमकेश ने कहा, अजीत, खिड़की से देखो और देखो क्या एक बड़ा रोल्स रॉयस हमारे दरवाजे पर खड़ा है। हाँ, तो मैं सही हूँ। क्या संयोग है अजीत, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे थे, महाराज रामेंद्र सिन्हा, वो मेरे पास आए हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? मैंने उत्सुकता से कहा, मुझे पता है, मैंने अखबार में खबर देखी थी। उनके सचिव हरिपद रक्षित की हाल ही में हत्या कर दी है, शायद इसलिए। दरवाजे पर दस्तक हुई। व्योमकेश ने अतिथि का गर्मजोशी से और श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। हालांकि मैंने अक्सर उनके चित्र अखबारों में देखे थे, ये पहली बार था जब मैंने उन्हें स्वयं देखा। उनके चारों ओर कोई ठाट बाट या भव्यता नहीं थी। वह एक साधारण कमज़ोर व्यक्ति लग रहे थे। उनके पैर में कुछ समस्या थी, जिसके कारण वे थोड़ा लंगड़ाते थे। वह 60 के ऊपर थे, लेकिन उनकी त्वचा झुर्रीदार नहीं थी। उनमें एक शांत गरिमा का आभास था। महाराज ने व्योमकेश की ओर प्रश्नवाचक मुस्कान के साथ देखा। वो थोड़े हैरान भी थे। आपकी मुद्रा से लगता है कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या आपने अनुमान लगाया था कि मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ?
व्योमकेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपनी अच्छी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जब पुलिस आपके सचिव के हत्या का समाधान नहीं कर सकी तो मैंने आशा की कि आप मेरी मदद मांगेंगे। लेकिन पहले कृपया अपनी सीट पर बैठिए। महाराजा एक कुर्सी पर बैठे और धीरे धीरे कहा, हाँ, 5 या 6 दिन पहले की बात है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। आशा है कि आप मेरी मदद कर सके। मैं धीरे धीरे हरिपत को बहुत पसंद करने लगा था। इसके अलावा उसका मरना बहुत भयानक था। महाराजा थोड़ी देर रुके। बेशक वह संत नहीं था, लेकिन आपको पता होगा कि ये मेरा एक ख्याल है कि मैं भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाऊं। यदि आप उसे हर दृष्टिकोण से देखें, हरिपत बुरा व्यक्ति नहीं था। वह अपने काम में बहुत अच्छा था। इसके अलावा उसका दिल मेरे प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। मुझे इसका भी प्रमाण मिला था। व्योमकेश ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं जानता था कि हरिपत एक अच्छा आदमी नहीं था। वह किस बुरे काम में संलग्न था। महाराजा ने कहा, गली के लोगों के अनुसार वह एक कठोर अपराधी था। उसे कई बार जेल भेजा गया था। जब वह अंतिम बार जेल से बाहर आया तब उसने मुझसे मिलना शुरू किया। व्योमकेश ने कहा, कृपया बहुत शुरू से बताइए। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, लेकिन ये इतना अपर्याप्त है कि मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। कृपया मान लीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता और हर विवरण बताइए। इससे मुझे मामले को समझने में मदद मिलेगी। महाराजा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अपने गले को साफ करते हुए उन्होंने शुरू किया। ये लगभग 6 महीने पहले की बात है, फरवरी के मध्य में, कि हरिपत पहली बार मुझसे मिलने आया। वह पिछले दिन जेल से बाहर आया था। उसने मुझे सब कुछ बताया और कुछ भी छिपाया नहीं। उसने कहा कि अगर मैं उसे ईमानदारी से जीने का एक मौका दूं, तो वह कभी भी अपने आपराधिक रास्तों पर वापस नहीं जाएगा। मुझे इस पर दया आई। वह 40 के नीचे था, लेकिन पहले ही 4 बार जेल जा चुका था। अंतिम बार उसे चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा गया था। उसकी सज़ा लंबी थी। मैंने पाया कि वह वास्तव में पछताया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर सकता है। उसने कहा कि उसे पढ़ाई करने का ज़्यादा मौका नहीं था, क्योंकि वह 19 साल की उम्र के बाद कई बार जेल जा चुका था। फिर भी उसने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीख ली थी। उसने मुझे आश्वासन दिया कि अगर मैं उसे नौकरी पर रखूँगा तो वह मेरे प्रति वफादारी से सेवा करेगा। हरिपत को पहली बार देखकर ही मेरा दिल पिघल गया। किसी न किसी कारण से मैं इस प्रकार के लोगों के प्रति अपील को अनदेखा नहीं कर सकता। इसलिए हालांकि मुझे एक शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसे नौकरी पर रखा। उसने पास के एक छोटे घर को किराए पर लिया, क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे। जल्द ही मैंने देखा कि वह आदमी बहुत कुशल और बुद्धिमान था। उसने ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसने मेरे कई काम पहले ही कर दिए। 2 महीने के भीतर उसकी सेवाएं मेरे लिए अनिवार्य हो गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। ठीक उसी समय मेरे पुराने सचिव अविनाश बाबू का निधन हो गया। मैंने उनकी जगह हरिपत को नियुक्त किया। मेरे कर्मचारी इस नियुक्ति से खुश नहीं थे, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैं जानता था कि हरिपत इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। पिछले 4 महीनों से हरिपत ने सचिव के अपने कर्तव्यों का बहुत कुशलता से निर्वहन किया। अन्य कर्मचारियों ने उसकी शिकायत की, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ये सच है कि हरिपत एक जेल का बदमाश था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि अंत में वह एक बदल चुका व्यक्ति था। मुझे लगता है कि गरीबी ने उसे एक अपराधी बना दिया था, और जैसे ही उसने उस समस्या को पार किया, वह एक नई राह पर लौट आया। वास्तव में हमें ऐसे अपराधियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए जो समान कारणों से जेल गए हैं। खैर, पिछले मंगलवार को जो हुआ वह असंभव था। आपने शायद घटना के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। मुझे सुबह खबर मिली कि हरिपत की हत्या कर दी गई। मैंने पुलिस को सूचित किया और खुद उसके घर गया।
वह अपने बिस्तर के फर्श पर पड़ा था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। हत्यारे ने उसकी गला काटकर इतनी निर्दयता से हत्या की थी कि अब भी उसे याद करते हुए मुझे काँप आ रहा है। उसकी श्वास नली पूरी तरह से फटी हुई थी। आप इतनी मूलभूत हिंसा के साथ हत्या नहीं देख सकते थे। महाराजा कुछ समय के लिए रुके और उस क्षण को याद करते हुए काँपे। व्योमकेश ने पूछा, क्या उसके शरीर पर कोई अन्य घाव नहीं था? महाराजा ने कहा, हाँ, उसे चाकू से मारा गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी गला काटने से पहले उसे चाकू से मारा गया था। तो हत्यारे ने उसे घातक रूप से चाकू मारा और फिर उसकी गला काटा। यह कितना निर्दय था, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मनुष्य कैसे संवेदनहीन जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। सभी कुछ समय के लिए चुप रहे। महाराजा शायद उन जानवरों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें मानव कहा जाता है। व्योमकेश भी गहरे विचार में थे। अचानक मैंने व्योमकेश की आधी बंद आंखों को देखा। मैं तुरंत उत्साहित हो गया। वही भाव, मैंने इसे अक्सर देखा था। इसमें कोई गलती नहीं थी। व्योमकेश ने एक सुराग पाया था। महाराजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मैंने आपको जो कुछ भी पता था बता दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को हल करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करें। मुझे लगता है कि इस निर्दयी हत्यारे को समाज में स्वतंत्र घूमने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसे पकड़ना हर किसी का नैतिक कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को हल करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। व्योमकेश ने कहा, मेरे पुलिस से कोई विवाद नहीं है। हम निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे। क्या आप मुझे हरिपद की अंतिम जेल की अवधि बता सकते हैं? महाराजा ने कहा, हरिपद ने मुझे बताया था कि उसकी आखिरी अवधि 14 साल थी, लेकिन उसकी अच्छे व्यवहार के कारण उसे 11 साल बाद रिहा कर दिया गया। व्योमकेश ने खुशी से कहा, क्या आप हरिपद के बारे में कुछ और बता सकते हैं? महाराजा ने कहा, आप वास्तव में क्या जानना चाहते हैं? व्योमकेश ने कहा, क्या आपने उसकी मृत्यु के कुछ दिन पहले उसके व्यवहार में कुछ असामान्य देखा? महाराजा ने कहा, हाँ, उसकी मृत्यु के 3 या 4 दिन पहले हरिपद एक सुबह मेरे पास काम कर रहा था जब वह बहुत बीमार हो गया। उसे देखकर मैंने महसूस किया कि वह किसी वजह से बेहद डर गया था। क्या उस समय आपके पास कोई नहीं था? महाराजा कुछ समय तक सोचते रहे और कहा, मैं कुछ लोगों की भिक्षा की आवेदन पत्रिका देख रहा था। वहाँ एक याचक मौजूद था। हरिपद उसी आदमी के सामने बीमार हुआ, क्या नहीं? हाँ। कुछ पल की चुप्पी के बाद व्योमकेश ने कहा, क्या आप कुछ और सोच सकते हैं? महाराजा ने कुछ समय तक सोचा और कहा, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया। मुझे नहीं पता क्या आप याद करते हैं कि कुछ साल पहले मेरे घर से एक नीला हीरा चोरी हो गया था। हाँ, मुझे याद है। आपको तो पता ही होगा कि मैंने इसके लौटने पर इनाम की घोषणा की थी। मुझे वो भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या इनाम अब भी दिया जाएगा। महाराजा ने कहा, यह वही सवाल था जो हरिपद ने मुझसे उस समय पूछा जब उसने टाइपिस्ट की नौकरी शुरू की थी। मैं चौंका था क्योंकि मैंने हीरे को वापस पाने की आशा छोड़ दी थी। आपने हरिपद को क्या उत्तर दिया? मैंने कहा कि अगर मुझे नीला हीरा वापस मिलता है तो मैं निश्चित रूप से इनाम दूंगा। व्योमकेश अचानक उठ खड़े हुए। अगर मैं आपसे वही सवाल पूछूं तो क्या आपका उत्तर भी वही होगा? महाराजा ने आश्चर्यचकित होकर देखा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन व्योमकेश फिर बैठ गए। क्या आप हरिपद के हत्यारे का नाम जानना चाहते हैं? महाराज अचंभित हुए। उन्होंने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या आपको हरिपद के हत्यारे का नाम पता है? मुझे नाम पता है, लेकिन सबूत इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है। वो पुलिस का काम है। मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी ले सकती है और सबूत ढूंढ सकती है। मुझे नहीं लगता कि यह मुश्किल होगा। ये जादू की तरह लग रहा है। क्या आपको सच में अपराधी का नाम पता है? महाराजा ने अभिभूत होकर पूछा। इस समय मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अनुमान गलत नहीं होगा। हत्यारे का नाम रमानाथ नियोगी है। रमानाथ नियोगी?
नाम कुछ परिचित सा लगता है। बिल्कुल, यह परिचित लगेगा। 10 साल पहले उसने आपका हीरा चुरा लिया था। वह अभी जेल से बाहर आया है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन उसने हरिपत को क्यों मारा? उनके बीच क्या संबंध था? उनके बीच एक संबंध है। यदि मैं जेल में पुराने दस्तावेज़ों को देखूं तो ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब लगभग 11 बज रहे हैं। मैं आपको यहाँ और नहीं रोकूंगा। कृपया 4 बजे यहाँ वापस आ जाइए। सब कुछ आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। शायद आपको आपका हीरा भी वापस मिलेगा। मैं सब कुछ देख लूँगा। दंग रह गए महाराज को अलविदा कहने के बाद व्योमकेश बाहर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने पूछा, तुम दिन के समय कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे जेल कार्यालय में कुछ पुराने कागजात देखना है। इसके अलावा मुझे अन्य काम भी है। मुझे नहीं पता मैं कब लौटूंगा। अगर समय मिला तो मैं किसी होटल में लंच कर लूँगा। ये कहते हुए वह बारिश में अपनी रेनकोट और छाता लेकर बाहर चला गया। वह लगभग 3 बजे लौटे। अपने जूते खोलते हुए उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं जल्दी से स्नान करूँगा। पुतीराम, कृपया मेरे लिए कुछ तैयार करो। 4 बजे मैटिनी शो शुरू होगा। हैरान होकर मैंने कहा, कौन सा शो? कहाँ? व्योमकेश ने कहा, चिंता मत करो, शो इस कमरे में होगा। अजीत, कृपया दर्शकों के लिए कुछ और कुर्सियाँ डाल दो। वो स्नान करने चला गया। जब वो खा रहा था मैंने पूछा, पूरे दिन तुमने क्या किया? व्योमकेश ने एक बड़ा टुकड़ा ऑमलेट मुंह में डालते हुए कहा, मेरे जेल विभाग में एक दोस्त है। मैं पहले उसी के पास गया। वहाँ मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे और पाया कि मेरा अनुमान सही है। तुम्हारा अनुमान क्या था? व्योमकेश ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वहाँ अपना काम पूरा करने के बाद मैं बड्डू बाबू, क्षमा करें, वीदू बाबू पुलिस निरीक्षक के पास गया। जिस क्षेत्र में हरिपत की हत्या हुई वह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हत्या के मामले का प्रभार पूर्णा बाबू के पास है। मैंने पूर्णा बाबू को सब कुछ समझाया। फिर मैंने अपना काम कराने के लिए वीदू बाबू को अच्छी तरह से गालियाँ दी। लेकिन काम क्या था? मैंने हताशा में पूछा। काम ये था कि रमानाथ नियोगी का वर्तमान पता ढूंढना। दूसरी बात, उसे गिरफ्तार करना और उसके घर की तलाशी लेना। उसका पता ढूंढना आसान था, लेकिन तलाशी बेकार रही। उसके कमरे में जो एकमात्र चीज़ मिली वह थी एक बड़ी तेज़ चाकू। इससे मानव रक्त के निशान खोजने के लिए फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया है, लेकिन जो मैं खोजने की उम्मीद कर रहा था वो वहाँ नहीं में था। चीज़ें छुपाने के लिए उस आदमी की क्षमता अद्भुत है। कौन सी चीज़? महाराजा का हीरा। अब तुम क्या करोगे? कुछ अभिनय। मैं रमानाथ में अंधविश्वासी डर के जड़ पर प्रहार करूँगा। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। वहाँ महाराज आ गए हैं, बाकी भी जल्दी ही आ जाएंगे। बाकी कौन? रमानाथ और उसके घर रखवाले भी यहाँ आएंगे। हाँ, यही व्यवस्था मैंने विदु बाबू से की थी। पुतीराम, ये बर्तन हटा दो। मुझे और सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। जैसे ही महाराजा कमरे में दाखिल हुए घड़ी ने 4 बजाए। वो टाइम पर आए, जैसा कि उनके कदकाठी से अपेक्षित था। जैसे ही वो बैठे हमने दूसरों के कदमों की आवाज़ सुनी। जल्द ही विदु बाबू, पूर्णा बाबू, 2 उपनिरीक्षक रामनाथ कमरे में प्रवेश किए। रामनाथ में कुछ खास नहीं था। शायद उसकी अदृश्यता उसके पेशे के लिए एक अच्छा पार्श्व थी। उसके बाल घने, एक संकीर्ण माथा, तीखा ठुड्डी और हकलाते हुए आंखें थी। वह एक बहुत पुराने बहुरंगी चमड़े के बटन वाले खेल कोट में था, जिसे संभवतः जेल जाने से पहले बनाया गया था। उसने अपेक्षाकृत बड़े रबर के जूते पहने थे। वह एक हास्यास्पद दृश्य लग रहा था। कोई नहीं सोच सकता था कि वह एक खतरनाक आदमी है। व्योमकेश ने रामनाथ की ओर इशारा किया और महाराजा से पूछा, क्या आप उसे पहचानते हैं? हाँ, वही है जो उस दिन भिक्षा के लिए आया था। अब कृपया आप सभी अपनी अपनी सीटें ग्रहण करें। विदु बाबू, आप महाराजा को जानते हैं? कृपया उनके पास बैठे। रामनाथ, कृपया यहाँ बैठे। व्योमकेश ने टेबल के पास एक कुर्सी की ओर इशारा किया। रामनाथ बिना कुछ कहे बैठ गया। दोनों उपनिरीक्षक उसके बगल में बैठ गए। विदु बाबू ने हर चीज़ को एक वर्चस्वपूर्ण गंभीरता से घूरा।
वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके सामने कुछ अनौपचारिक होने जा रहा है। उनका चेहरा और व्यवहार ये दिखाते थे कि वो पूरे मामले के प्रति बहुत असहज और नाराज़ थे। जब सभी बैठ गए, व्योमकेश ने टेबल के सामने बैठकर कहा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह ऐसी कल्पना की कहानी नहीं है जैसे कि अजीत लिखता है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। मैं इसे यथार्थ और सही तरीके से सुनाऊंगा। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो रामनाथ मुझे सुधार देंगे। रामनाथ के अलावा इस कहानी को एक और व्यक्ति को पता था, लेकिन वो मर चुका है। इस परिचय के बाद व्योमकेश ने अपनी कहानी शुरू की। रामनाथ का चेहरा निरुपद्रवी था। वह न तो ऊपर देख रहा था और न उसने बात की। वह अपनी उंगलियों से मेज़ पर लिखा करता रहा। मैं अपनी कहानी तब शुरू करूंगा जब रामनाथ को जेल भेजा गया। हालांकि उसे जेल भेजा गया, लेकिन उसने महाराजा का हीरा नहीं छोड़ा। उसने यह कैसे किया ये मुझे नहीं पता, और ये मेरी कहानी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। रामनाथ इसे बता सकता है यदि वह चाहे। रामनाथ ने व्योमकेश की ओर एक क्षण के लिए देखा और एक अदृश्य अभिव्यक्ति के साथ मेज़ पर अपनी अंगुलियों को चलाता रहा। व्योमकेश ने कहा, रामनाथ ने कई अन्य कीमती पत्थर चुराए थे जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया, नीले हीरे को छोड़कर। वह हमेशा इसे अपने पास रखता था। संभवतः उस पत्थर में एक चुंबकीय शक्ति थी। इसके अलावा यह देखने में भी सुंदर था। एक नीला हीरा जिसके बीच में एक लाल धार थी। वह उस पत्थर को अपने पास रखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि वह पत्थर शुभ था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है। जब किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे होता है तो अक्सर उसे इससे भ्रमित किया जाता है। खैर, रामनाथ को अलीपुर जेल में रखा गया। कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि हीरा उसके पास था। उसकी सेल की तलाशी ली गई। उसकी सेल में एक और साथी था। उस व्यक्ति की भी तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो कहाँ था? सेल में दूसरा कैदी हरिपद रक्षित था। हरिपद एक पुराना अपराधी था। उसने अपने बचपन से ही जेल में कई साल बिताए थे। उसे कई चालें पता थी। जो लोग जेल के अपराधियों से संबंधित होते हैं वे जानते हैं कि कई अपराधी अपनी गर्दन के अंदर एक प्रकार की पॉकेट बना सकते हैं। ये अजीब लगता है, लेकिन ये एक तथ्य है। कैदी जेल में पैसे नहीं ले जा सकते, लेकिन उनमें से अधिकांश किसी न किसी प्रकार के नशेड़ी होते हैं। उन्हें वार्डन को बाहर से ड्रग्स लाने के लिए रिश्वत देने की ज़रूरत होती है। इसीलिए वे ये पैसे अपनी गर्दन के अंदर ऐसे थैलों में रखते हैं। जो लोग छोटी उम्र से जेल की सज़ा काट चुके हैं वे इस कार्य में विशेषज्ञ होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बारे में जानते हैं। हरिपद ने अपनी गर्दन के अंदर एक पॉकेट बना लिया था। जब रामनाथ ने उसकी सेल साझा की, दोनों काफ़ी दोस्त बन गए। उसने हरिपद की इस विशेष चाल के बारे में जान लिया। फिर एक दिन पुलिस ने जेल पर छापा मारा। हीरे को छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामनाथ, तुमने हीरा हरिपद को दिया और उससे कहा कि इसे अपनी गर्दन में छिपा ले। हरिपद उस पत्थर से बहुत आकर्षित था, इसीलिए उसने इसे जल्दी से निगल लिया। हीरा उसकी गर्दन के अंदर चला गया। आश्चर्य नहीं कि पुलिस को कुछ नहीं मिला। अगले दिन हरिपद को दूसरे जेल में स्थानांतरित किया गया। जेल के रिकॉर्ड के अनुसार हरिपद ने खुद को भाग्यशाली समझा। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। उसने रामनाथ को हीरा नहीं लौटाया। रामनाथ किसी से शिकायत नहीं कर सकता था। एक चोर अपने से चोरी हुए सामान के लिए नहीं रो सकता। तभी से रामनाथ ने हरिपद से बदला लेने की योजना बनाई। मैंने इस समय पर देखा कि हालांकि रामनाथ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, उसके माथे की नसें थरथरा रही थी और उसकी आंखें लाल थी। व्योमकेश ने कहा, फिर 10 साल बीत गए। हरिपद जेल से रिहा हुआ। उसने अपनी रिहाई के बाद सीधे महाराजा के पास जाने का इरादा बनाया। उसकी मंशा महाराजा से परिचित होना और हीरा लौटाकर पुरस्कार लेना थी। उसे पता था कि अगर उसने हीरा बाहर बेचने की कोशिश की तो वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन महाराजा ने पहले ही मुलाकात से उसके प्रति इतनी दयालुता दिखाई कि वह एक दुविधा में पड़ गया। फिर भी उसने महाराजा के सामने हीरे के विषय को उठाया,
लेकिन बाद में उसे उन व्यक्ति से पुरस्कार लेने और हीरा पेश करने में शर्मिंदगी महसूस हुई जो उसके प्रति इतना अच्छा था। यह विलक्षण है कि महाराजा की दयालुता ने एक कठोर अपराधी के मन में कृतज्ञता का एक भाव संचार कर दिया। लेकिन हरिपद के दिनों में कमी थी। कुछ दिन पहले रामनाथ जेल से रिहा हुआ था। उसे नहीं पता था कि हरिपद कहाँ है, लेकिन किस्मत की बात यह थी कि उसकी रिहाई के 4 दिन के भीतर उसने महाराजा के घर में उसे देखा। यह रामनाथ को देखकर ही था कि हरिपद बीमार पड़ गया। कोई और वजह नहीं थी जिससे वह अचानक इतना बीमार हो जाए। रामनाथ के दिल में पिछले 10 वर्षों से जल रही बदला लेने की आग भड़क उठी। उसके लिए हरिपद के लिए रहने का स्थान ढूंढना आसान था। फिर उस अभिशप्त रात वो वहाँ गया। अब तक व्योमकेश हम सभी का सामना कर रहे थे। अब अचानक वे रामनाथ की ओर मुड़ गए। रामनाथ व्योमकेश को नाव की तरह बिना पलक झपकाए घूर रहा था। व्योमकेश ने अपनी उंगली उसकी ओर इशारा किया और एक तीव्र गहरी चुंबकीय आवाज़ में कहा, रामनाथ, उस रात तुमने हीरे की तलाश में हरिपद की गर्दन काट डाली। अब वो कहाँ है? रामनाथ व्योमकेश की सम्मोहक दृष्टि से नज़र नहीं हटा सका। उसने अपनी जीभ की टीप से अपने होठों को गीला किया, खड़े होने की कोशिश की और फिर बड़ी मेहनत से व्योमकेश के चुंबकीय नियंत्रण को तोड़ने का प्रयास किया। उसने एक सटी हुई आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे हरिपद के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसकी हत्या नहीं की। मुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरे पास नहीं है। उसने व्योमकेश को लाल विद्रोही आंखों से देखा और अपने हाथों को अपने सीने के चारों ओर कसकर पकड़ लिया। व्योमकेश की अंगुली अभी भी उसकी ओर इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि हम एक तीव्र और रोमांचक नाटक के चरम को देख रहे हैं। 2 अद्भुत इच्छा शक्ति एक द्वंद्व में लड़ रही थी। हम स्तब्ध चुप्पी में इंतज़ार कर रहे थे कि अंततः कौन जीतेगा। व्योमकेश की आवाज़ एक भयानक पूर्वानुमानित सुर में बदल गई। वह रामनाथ के पास झुके और वही गहरी तीव्र आवाज़ में कहा, रामनाथ, तुम इस हीरे के श्राप को नहीं समझते। इसी कारण तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। सोचो, जब तक तुमने इस हीरे को नहीं चुराया था, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सका था। जैसे ही तुमने इसे चुराया, तुम पकड़े गए और जेल भेज दिए गए। फिर हरिपद के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचो। उसने हीरे को अपने गले में छिपा लिया था। देखो, उसके गले के साथ क्या हुआ। इससे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम जीना चाहते हो तो उस भयंकर हीरे को लौटा दो। ये हीरा नहीं है, बल्कि एक नागिन का जहर है। अगर तुम हीरा अपने हाथ में पहनोगे तो तुम्हारा हाथ बेड़ियों में जकड़ जाएगा। अगर तुम इसे अपने गले में पहनोगे तो तुम फांसी पर लटकोगे। वह हीरा तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका देगा। रामनाथ अचेत स्वर में खड़े हो गए। हमें नहीं पता था कि उनके दिल में कितना भयंकर तूफान उठ रहा है। उन्होंने पागल की तरह चारों ओर देखा, फिर अपने कोट से एक बटन फाड़कर उसी समय फेंक दिया और वो आतंक में चिल्लाया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारा अभिशापित हीरा ले लो, मुझे जीने दो। यह कहकर उन्होंने लंबी आह भरी और बेहोश हो गए। व्योमकेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मैंने देखा कि उनके हाथ काँप रहे थे। वो इच्छाओं की लड़ाई में जीत गए थे, लेकिन ये भी उनके लिए एक बोझ बना था। उन्होंने रामनाथ द्वारा फेंका गया बटन उठाया, चमड़े की परत को फाड़ा और काँपती आवाज़ में कहा, महामहिम, ये रहा आपका हीरा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।